हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, फिर गैस से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में, ये सारा जो चेंजेस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सभी लोग जुड़ जाएंगे और लास्ट में हम लोग 5 सवाल भी करेंगे आज, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अमन, शबनम, काजल, दीपांकर, गौतमी, अंजू, कमलेश, शिव, मिथुन, रुखसार, सचिन, हंस, राज, रोहित, पूजा, रिया। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब ध्यान से चीजों को समझिए। हमारे पास क्या है? एक सॉलिड है। क्या है हमारे पास? एक सॉलिड यानी कि ठोस है। ठीक, सॉलिड के रूप में अरे प्लाज्मा, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे। अभी पहले ये सॉलिड लिक्विड गैस में चेंजेस देख लीजिए, उसके बाद प्लाज्मा की भी बात करेंगे, है ना, और बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की भी बात करेंगे, सब करेंगे। लेकिन पहले चेंजेस देख लीजिए आप, सॉलिड लिक्विड गैस का कैसे चेंजेस होता है। मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसका टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज करेंगे। उसका टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, एक आइस है, आइस के टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद क्या होगा, ये जो सॉलिड है ना, यानी जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो सॉलिड जो है ये क्या होगा, ये किस में आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। यानी ये जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बर्फ है, बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना? 32 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। यानी कि जब जो आपका सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में। कोई ठोस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? द्रव में।
जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, जिस तापमान पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। एक एक चीज लिखाएंगे आपको, है ना, एक एक चीज आपको लिखाएंगे, लेकिन आपको समझना है अभी, ठीक है। अब देखिए, हमें लिक्विड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस लिक्विड का भी टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इस लिक्विड का भी टेम्परेचर क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब जब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे कि ये जो लिक्विड है, या जैसे पानी है ना, पानी का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो देखेंगे कि पानी एक टेम्परेचर के बाद, एक तापमान के बाद किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वापर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा जब होता है, जब कोई लिक्विड आपका किसमें, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, या फिर इवेपोरेशन, या फिर इसी को बॉइलिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉइलिंग या क्वथनीकरण। इसी को इवेपोरेशन भी कहा जाता है, इसी को वेपराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई द्रव किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसे बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब लक्ष्मण चौहान, यू वांट टू बी ब्लॉक्ड, आप हम क्वेश्चन पढ़ने आए हो, क्वेश्चन पढ़ना है तो भाई यूट्यूब पर जाइए, आप क्वेश्चन पढ़िए जितना पढ़ना है आपको। और अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ना है तो संडे को 3 बजे से ना 9 बजे तक लगातार क्वेश्चन ही कराएंगे 6 घंटे। तो फिर आप यहां पर मत पढ़िए, आप वहां पर आइएगा, क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लगातार 6 घंटे कराएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये बैच प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो जब तुम आए हो, जब से आए हो, सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए, तो क्वेश्चन नहीं होगा यहां पर, ओके। मतलब जब से आया है देख रहा हूं, क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए कर रहा है आकर के। क्वेश्चन करने से तुम्हारा ग्रुप डी निकलेगा, हाँ, क्वेश्चन करने से अगर ग्रुप डी निकलता ना, तो सब क्वेश्चन करके एक ग्रुप डी निकाल लेता फिर। चलिए समझिए, यहां पर अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो द्रव है, जब हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं, तो एक तापमान ऐसा आता है जिसके बाद ये द्रव किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में। और जिस तापमान पर ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। और इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब क्या होता है, कोई गैस, अब हमें गैस में कन्वर्ट हो चुका है कोई चीज, अब क्या करेंगे, इस गैस का अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर हम कम करना शुरू करेंगे। इसका टेम्परेचर अब हम कम करना शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो गैस है ना, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक तापमान ऐसा आएगा, टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे, हम बढ़ाना नहीं, टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करना शुरू करेंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद ये गैस जो है आपका किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट या फिर ओशांक बिंदु। और ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो आपका गैस जब आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी जैसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट को लिखाएंगे आपको, बस आप पहले पूरा प्रोसेस समझो। अब हमने लिक्विड में ये कन्वर्ट हो गया हमारा, फिर भी हमें चैन नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, अब इस लिक्विड का टेम्परेचर भी हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद ये लिक्विड है ना आपका, ये जो द्रव है, ये आपका फिर से ठोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो द्रव है ये आपका फिर से किसमें, ठोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, यानी कि जिस तापमान के बाद कोई लिक्विड ठोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक बिंदु। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिमीकरण। हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि हमने क्या सीखा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस में कन्वर्ट होगा।
अगर गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में, फिर लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक चीज को लिखेंगे, है ना, एक एक चीज को लिखेंगे, थोड़ा आप लोग समझिए पहले प्रोसेस को, एक एक पॉइंट लिखाएंगे आपको, सबका एग्जाम्पल भी लिखाएंगे आपको। अब देखिए यहां पर समझिएगा, हमारे नेचर में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, हमारी प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे मिलते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे मिलते हैं जो क्या कहता है कि हम भैया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, या लिक्विड से हम पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम सीधे गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब किसी पदार्थ का जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएं और वो सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड स्टेट में नहीं गया, वो सीधा किस में चला गया, गैस में, तो ऐसा जो पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सब्लिमेट मटेरियल कहते हैं ऐसे पदार्थों को, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पहले सीधे सॉलिड से किस में, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ या सब्लिमेट मटेरियल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जैसे फिर इस गैस का टेम्परेचर अगर कम करें और वो टेम्परेचर कम करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो सीधे गैस से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। जैसे इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। और ये वाला जो गुण है, ये वाला गुण मिलेगा किसमें, सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेट मटेरियल्स में, ऊर्ध्वपातित पदार्थों में। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं। पहले आपको यह समझ में आ गया। अब T का यहां मतलब है टेम्परेचर है। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, देखते हैं, एक एक पॉइंट को लिखते हैं। कैन आई मूव? चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं। लिक्विड टू गैस का प्रोसेस देखो, लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के बाद लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होगा, द्रव जो है आपका गैस में कन्वर्ट होगा। और जब किसी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे ना तो वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन, बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। जिस तापमान पर ऐसा होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं एक एक चीज को। पहला, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड यानी कि ठोस से किस में बदलना, द्रव में बदलना। ठीक है, तो लिखिएगा, जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो वह द्रव में बदलता है। जिस तापमान पर कोई ठोस, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसे मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बिंदु कहते हैं। और याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग या गलनीकरण कहते हैं। गलनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्फ का पानी में बदलना
लिख लीजिएगा यहीं पर कि बर्फ का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन, 273 केल्विन। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए। बिलास जी ये आपका हिंदी मीडियम बैच है ना? क्लियर है? मैं बोल सकता हूं, एक बार मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। When we increase temperature of any solid, it converts into liquid. Temperature on which any solid converts into liquid, that temperature is known as melting point. This process is called melting. Example, melting of ice into water. लिख लीजिएगा फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273 केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट, एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट। ओके, एफ का मतलब है यहां पर फ़ारेनहाइट ना। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। सेकंड, सेकंड क्या है? लिक्विड टू गैस, द्रव से गैस। याद रखिएगा, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो वह गैस में बदलने लगता है। वह किसमें? गैस में बदलने लगता है। इसका चित्र भी मैं लगा दूंगा अभी, है ना? याद रखिएगा, इस प्रोसेस को लिख लीजिएगा, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण भी कह दिया जाता है कई बार, है ना? क्वथनीकरण भी बोलते हैं, क्वथनीकरण, या फिर इससे आप इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं, कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई द्रव, जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलता है, जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में, या जल वाष्प लिख लीजिए, पानी का जल वाष्प में बदलना, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। और यहीं पर लिख लीजिएगा, पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है? तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 फ़ारेनहाइट या फिर 373 केल्विन, 373। ठीक है, फटाफट इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। ये सारा एक एक पॉइंट लिखना और हर एक पॉइंट से सवाल बनता है आपका, क्योंकि अभी लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा कैसे सवाल आपके बनेंगे, है ना? ठीक है।
अरे 0 डिग्री पर बर्फ बनता भी है मिस्टर, और बर्फ पिघलता भी है ना। 0 डिग्री पर बर्फ बनता भी है और 0 डिग्री पर ही बर्फ पिघलता भी है। आप लगता है सिर्फ जमने के बारे में पढ़े, पिघलने के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, आई थिंक, है ना। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 है ये, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो है ना अरुण बाबू, पढ़ लो। यहां पर ना इस तरह की बातें करोगे तो मैं टॉलरेट नहीं करता हूं इन सब चीजों को। कोई भी अगर इस तरह की कोई मतलब आईडी वगैरह मांगा, नंबर मांगा, ये सब मांगा, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, है ना, तुरंत। ठीक है, तो क्लास में पढ़ने आ तो पढ़ाई की बातें किया करो। सी का मतलब है सेल्सियस, एफ का मतलब है फारेनहाइट, के का मतलब है केल्विन। सी का मतलब है सेल्सियस, एफ का मतलब है फारेनहाइट और के का मतलब है केल्विन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड टू गैस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, लिक्विड टू गैस तो हो गया ना, गैस से लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस टू लिक्विड क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। जब गैस आपका किसमें कन्वर्ट होता है, द्रव में। समझिए, जब किसी गैस का तापमान कम तथा यहां पर याद रखेंगे प्रेशर, प्रेशर यानी दाब ज्यादा किया जाता है। जब किसी गैस का तापमान कम और प्रेशर ज्यादा किया जाता है तो वह किसमें कन्वर्ट होता है, तो वह द्रव में बदलता है। when temperature of a gas is decreased and pressure is increased, then it converts into liquid। साथ ही साथ याद रखेंगे इस प्रक्रिया को संघनन, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, संघनन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई गैस द्रव में बदलता है, उस तापमान को ओशांक बिंदु, टेम्परेचर एट विच एनी गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट या ओशांक बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई गैस द्रव में बदलने लगता है उस तापमान को क्या कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, याद रखना, बादल का बनना, बादल का निर्माण, है ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। बादल का जो निर्माण होता है वो इसी संघनन विधि के द्वारा ही किया जाता है। अभी हम लोग कई सारे पॉइंट यहां पर लिखने वाले हैं, पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स होता है, थोड़ा कम ज्यादा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना देवेश,
वो फिक्स होता है। अगर आपको बढ़ाना घटाना है ना, जैसे देखिए क्या होता है, बढ़ता घटता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर चले गए, उसमें नमक मिला दिया, तो उसका वो बढ़ सकता है। जो नॉर्मल वाटर होता है उसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। फटाफट इसे लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। कपड़ा सेलुलोज होता है इरशाद जी, सेलुलोज होता है। ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे अमरदीप, जो भी आपका सवाल है अभी जो पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। याद रखिएगा, बादल का जो निर्माण है, अगर आपसे पूछे बादल का निर्माण किसके कारण होता है, तो जो बादल का निर्माण जो है वो किसके कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बादल की स्टडी को क्या बोलते हैं, बादल का अध्ययन क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। बादल का अध्ययन इसे कहा जाता है नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड नेफोलॉजी। इसके बाद याद रखिएगा, बादल का घनत्व, जो बादल की डेंसिटी होती है या बादल का जो चाल होता है, मतलब उसकी जो स्पीड है, स्पीड और डेंसिटी ऑफ क्लाउड को नेफोमीटर से मापा जाता है, नेफोमीटर से मापा जाता है। डेंसिटी डेंसिटी और स्पीड ऑफ क्लाउड इज मेजर्ड बाय नेफोमीटर। इसके बाद याद रखिएगा, बादल कम घनत्व के कारण, बादल कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं। क्लाउड फ्लोट्स इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, है ना। लो डेंसिटी के कारण जो होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका तैरता है किसमें, वायुमंडल में। इसके बाद याद रखेंगे समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को, समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ, आइसोनेफ आइसोनेफ कहते हैं। लाइन एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम क्लाउड इज कॉल्ड आइसोनेफ। लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ एरिया ऑफ सेम क्लाउड इज कॉल्ड आइसोनेफ। नेक्स्ट याद रखेंगे, वर्षा की बूंदें, ये सब कुछ फैक्ट हैं जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण कैसी होती है, गोल होती है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सारा पॉइंट पहले लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग ये बताइए कि जो बादल उजला आपको क्यों दिखता है, वाई क्लाउड इज व्हाइट, किस कारण से बादल आपको उजला दिखता है, कोई बता सकता है। हाँ जी, पहले आप इसे लिखिए, अभी कृत्रिम वर्षा के बारे में भी लिख देंगे, चिंता मत करिए। कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल क्लाउड जो है कैसे बनता है उसके बारे में भी लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बादल जो व्हाइट दिखता है किसके कारण दिखता है, सब भूल गया जी, हैं?
सब भूल गया, क्या बोला, लिखो। लिखिएगा, बादल का उजला रंग, बादल का उजला रंग प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, एक मिनट, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, एक मिनट, रुक जाओ। व्हाइट कलर जो होता है ना क्लाउड का, एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, इसमें रहने दो, इस पॉइंट को रहने दो, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मुझे अपवर्तन और उसमें, एक मिनट रहने दो इसको, अभी मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा या बादल के, मतलब कृत्रिम बादल के निर्माण में आर्टिफिशियल क्लाउड या आर्टिफिशियल रेन, है ना, ध्यान से समझिएगा, आर्टिफिशियल क्लाउड या आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। और लास्ट पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, कि वर्षा की मात्रा को मापने के लिए, अमाउंट ऑफ रेन, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज, इसी का अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, रेन गेज, पर इसी को बोलते हैं हम लोग हाइटोमीटर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूडोमीटर का यूज होता है। अमाउंट ऑफ रेन इज मेजर्ड बाय रेन गेज, हाइटोमीटर और ऊडोमीटर याद रखिएगा, UDO, ऊडोमीटर, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट यहां तक, फटाफट इसे लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलिए, तो यहां पर याद रखिएगा क्या होगा, बादल का जो उजला रंग होता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मैं ना ये हिंदी के कारण ना थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, लिख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नहीं, ब्रोमीन आयोडाइड का यूज नहीं होता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, ठीक है। वहां पर वो उसका प्रकीर्णन नहीं होता है ना, इसके कारण आपको क्या होता है ना, ब्लैक कलर की, क्योंकि वो ब्लैक कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए। अब आगे चलो, अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है लिक्विड टू अब सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रव को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठोस में। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर, यानी जब किसी, ऐसे लिख ले, जब किसी द्रव का तापमान कम करते हैं
तो वह ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, वह ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को लिख लीजिएगा, वन वी इंक्रीज टेम्परेचर, we decrease temperature of any liquid, then it converts into solid, and this process is, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण या फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रीजिंग, हिमीकरण कहते हैं। एंड याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई ठोस, जिस तापमान पर कोई ठोस नहीं बल्कि द्रव, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू होता है, ठोस में बदलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, यानी कि चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। और यहीं पर लिख लीजिएगा, पानी का जो हिमांक बिंदु है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का, यानी जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होने लगता है, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। इट मींस आपको क्या समझ में आया कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है आपका, इक्वल है, बराबर है। बात समझ में आ गया, क्लियर। नहीं, डायरी राइटिंग वगैरह नहीं करते हैं, इतना सुबह से शाम तक बोर्ड पे लिखना होता है ना। अमन जी ऑलरेडी समझा चुके हैं ये सब, है ना। आपको समस्या है आप मत लिखिए, ठीक है अमन बाबू, अगर आपको परेशानी है लिखने से मत लिखिए। हमें आपके हिसाब से क्लास नहीं चलाना है, आपके हिसाब से नहीं पढ़ाना है हमें। ऑलरेडी मैं ये सारा चीज समझा चुका हूं, ठीक है। और क्लास में क्या करना है, मतलब सिंसियर रहना, ऐसा नहीं कि क्लास करते करते सो गए। सोना नहीं है क्लास में, झपकी उपकी नहीं लेना है। चलो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ये इधर वाला जो बच्चा है ना, कुछ कुछ मतलब इतना इनको थोड़ा समय, मतलब क्या कहते हैं, लाइन पे लाने में ना थोड़ा समय लगेगा, है ना। 2-4 दिन में सब लाइन में आ जाएंगे, है ना। चलिए कोई नहीं। अरे पानी को ना जैसे ठंडा करोगे ना, तो पानी को ठंडा करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमीकरण बोलते हैं, ठीक है। बारिश ऐसी संघनन के कारण ही होती है, संघनन के कारण, है ना, कंडेंसेशन के कारण होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें भी देखिए प्रेशर का रोल होता है, यहां पर भी प्रेशर का रोल होता है। जब द्रव का तापमान कम करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो भी आपका वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हम प्रेशर वगैरह के बारे में और बात करेंगे, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला। अब जो बताने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सॉलिड से पहले ना आप एक पहले जान लो सब्लिमेट मटेरियल के बारे में। सब्लिमेट
मटेरियल के बारे में पहले जान लो, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। सब्लिमेट मटेरियल या ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। फिर हम चौथे प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, मतलब पांचवा जो प्रोसेस है उसके ऊपर जाएंगे। सब्लिमेट मटेरियल के बारे में याद रखेंगे पहले तो वैसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस या गैस से ठोस में बदल जाते हैं। दो substances which directly convert into solid to gas or gas to solid, those substances which directly convert from solid to gas or gas to solid is called sublimate material। बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल सर क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल है आयोडीन। और आप लोग बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन? आयोडीन के बारे में याद रखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिलता है आपका। फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में आयोडीन हेल्प करता है, यानी जो फ्रॉग का जो टेडपोल होता है उसमें आयोडीन हेल्प करता है। फूड में स्टार्च का, फूड में जो स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, और ये आयोडीन स्टार्च के प्रेजेंस में कैसा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। आयोडीन 131 है, आयोडीन का एक समस्थानिक है जिसका यूज कहां पर करते हैं? थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में करते हैं, है ना? इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। और आयोडीन का कलर अगर आपसे पूछे ना तो याद रखिएगा इसका जो कलर होता है ना दैट इज ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक मतलब सॉरी पर्पल कलर होता है इसका। कैसा? पर्पल, बैगनी कलर का होता है लगभग। आयोडीन की बात करते हैं इसके बाद याद रखिएगा क्या आएगा? कपूर। कपूर यानी जो कैम्फर है, कपूर यूज करता है ना, कभी देखा है कपूर को जलाना? कपूर आप लोग जलाते होंगे, कपूर जलाने पर क्या होता है? वो सीधा गैस में बदल जाता है, वो पानी में बदलता है? नहीं बदलता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा नौशादर। नौशादर जो होता है किसे कहते हैं हम लोग? नौशादर। तो याद रखिएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना इसी को कहा जाता है नौशादर। किसको? इसी को, अमोनियम क्लोराइड को। इसके बाद याद रखिएगा नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन की गोली रखते होंगे ना आप लोग, है ना? कभी नैप्थलीन की गोली देखते हैं, कपड़ों में डाल देते हैं, पुराने कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसमें नैप्थलीन की गोली डाल देते हैं। वॉशरूम वगैरह में नैप्थलीन की गोली डाली जाती है ना? ताकि मतलब वो देखते हैं कभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सीधा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद याद रखिएगा आपका सूखी बर्फ। सूखी बर्फ, सूखी बर्फ जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस किसको कहा जाता है? तो आप नोट में कहीं पर लिख लीजिएगा, ड्राई आइस हम लोग किसे कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं किसको? सॉलिड CO2 को। यानी जो ड्राई आइस होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है? बात समझ में? हाँ, अपीयर होता है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा उसमें, है ना समर्थ जी? यानी कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो सीधा वहां से क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? फटाफट से लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद इसमें आप और एक लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, है ना? यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, है ना? इसमें एक बेंजोइक एसिड, ये भी आप लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड जिसे हम बेंजोइक अम्ल कहते हैं। और ये बेंजोइक अम्ल कहां पर मिलता है पता है आपको?
बेंजोइक एसिड जो होता है ना, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल जो होता है ना, बेंजोइक एसिड, ये किसमें मिलता है? आपका घास में। तो लिख लीजिएगा, जो बेंजोइक एसिड होता है ये किधर मिलता है? आपका बेंजोइक एसिड आपका घास में मिलेगा। घास, घास यानी ग्रास में। और ये जो घास होता है, तो घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग लिख लेना, ये भी आपसे पूछ देता है कई बार। घास का जो स्टडी कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। किसके? घास के अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी। ड्राई आइस जो है नसीर, वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, उसका जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी का जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई आइस कहते हैं। और इसका यूज कहां पर होता है? फ्रीजर में ना, डीप फ्रीजर वगैरह जो होता है ना, उसमें यूज होता है ना। डीप फ्रीजर जो होता है उसमें यूज होता है। आपको ड्राई आइस देखना है? अब देखो ऐसे दिखाता हूं ड्राई आइस कैसा दिखता है। ठीक है, इसका यूज कहां पर होता है? डीप फ्रीजर जो होता है ना, फ्रिज के अंदर, ड्राई आइस। इस तरह से होता है ये ड्राई आइस, है ना। देखते हैं, इसलिए फ्रिज कभी खोलते हैं, डीप फ्रीजर खोलिएगा, उससे एकदम ना भाप भाप से निकलता रहता है, मतलब वाटर वेपर ऐसा हमेशा निकलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 53। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका अभी सॉल्यूशन तक, जब हम लोग पहले करेंगे, अभी ये कर रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन मैटर, अभी लगभग 10 दिन से ज्यादा ही आपका सॉल्यूशन तक में लगेगा, 10 से 15 की क्लास के आसपास। और ये जो 15 पहले की जो ये 12-15 क्लास होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहां से भर भर के सवाल पूछते हैं। अभी जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, देखिएगा कैसे कैसे सवाल पूछता है रेलवे वहां से। और एक एक सवाल आप लोग क्लास में करिएगा, एक एक सवाल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चन को। 5 सवाल है, उन 5 सवालों को करते हैं। ठीक है, आज जो 5 सवाल है उन 5 सवालों को करते हैं। अरे नहीं, बिस्कुट में ड्राई आइस नहीं रहता है ना। बारिश के पानी का पीएच मान कितना होता है? देखिए, नॉर्मल बारिश जो है पानी है उसका पीएच मान 7 होगा। लेकिन जो अम्ल वर्षा होता है, एक होता है एसिड रेन, है ना, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, SO2, NO2, CO2, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होता है। वो जो एसिड रेन होता है ना, उसका पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो देखो, पहला प्रश्न है, पढ़िए। तो उसका पीएच मेजर करने से, अभिषेक जी, अगर आप पीएच मान मेजर करते हैं, अगर उसका पीएच मान 5.5 से कम है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये एसिड रेन है, ये अम्ल वर्षा है। बताएंगे जब अम्ल पढ़ेंगे ना राम आशीष, तब बताएंगे अम्लीय वर्षा के बारे में क्या होता है, जब अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है, कह रहा वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है। अभी हमने क्या द्रव वगैरह ये सब पढ़ा है क्या? मतलब ये प्लाज्मा वगैरह कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। किस अवस्था में होगा? तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? द्रव अवस्था में होगा। जो गैस का, देखिए, जब गैस का आयनाइजेशन होता है ना, तब प्लाज्मा बनता है। गैस का जब आयनीकरण होगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का जब डी आयनाइजेशन होगा, विआयनीकरण होगा, तो फिर किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा में नहीं। ठीक है, क्लियर? इट्स करेक्ट आंसर इज, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर का सवाल है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? अब देखिए, गतिज ऊर्जा जो होता है आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब आपकी किसकी वेलोसिटी जो है, किसके कणों की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे दूर दूर होंगे। और सबसे दूर दूर किसके कण होते हैं? किसके कण होते हैं? गैस के। इसलिए गैसों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सॉलिड की क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, बात समझ में आए? अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, रेलवे के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है, यानी कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? तापमान बढ़ाना और दाब घटाना। तापमान बढ़ाएंगे क्या? नहीं। दाब घटाएंगे क्या? नहीं। दाब बढ़ाएंगे, तापमान नहीं बढ़ाएंगे। दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। बात समझ में आ रही है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स हैं, आप ये देखो। अगला क्वेश्चन है, दाब में परिवर्तन करने पर निम्न में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? यानी कि किस पदार्थ का, मतलब अगर हम दाब में चेंज करेंगे तो किस पदार्थ का, इसलिए याद रखिएगा जो पिछला क्वेश्चन था ना, आप याद रखना, जो आपका घर के अंदर जो सिलेंडर यूज करता है ना कुकिंग गैस के रूप में, एलपीजी, एलपीजी में आपको पता है क्या क्या होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे क्या रहता है इसमें, ब्यूटेन और क्या रहता है, प्रोपेन रहता है। ब्यूटेन यानी C4H10, प्रोपेन यानी C3H8। ये जो एलपीजी है इसका नाम यह देखिए, लिक्विफाइड, इसका पूरा मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और उसको लिक्विफाई करने के लिए वहां पर कभी गैस सिलेंडर को छू कर देखना, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो रहता है और उसमें जो प्रेशर होता है ना वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है। लेकिन इस एलपीजी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसका खुद का कोई स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं रहता है उसका खुद का। उसमें स्मेल के लिए हम लोग इथाइल या मिथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं, जो कि सल्फर का एक कंपाउंड होता है ना। यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दैट इज ठोस, क्योंकि भैया ठोस का ही ना शेप सबसे क्या होता है? चेंज, वो अपना शेप नहीं करता है, इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। कह रहा है, देखिए पूछा है क्या, कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? कौन सा एक द्रवों का एक गुण है? बताइए, अब इस सवाल को करिए। सौरभ जाकर के रिवाइज करो नोट्स को। कौन सा कह रहा है द्रवों का एक गुण है, पूछ रहा है भाई साहब, एक गुण है ये पूछ रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। द्रवों का आकार निश्चित होता है जी? नहीं, द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, आयतन निश्चित होता है द्रव का। गलत कह रहा है ये। द्रव कठोर होते हैं क्या? अरे नहीं, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और ठोसों की अपेक्षा द्रव में जो विसरण की दर होती है ना, वो अधिक होती है। विसरण यानी डिफ्यूजन का रेट, यानी कि उसके फैलने की दर, यानी कि कितना वो फैल रहा है, वो क्या है? यानी कि सही उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आपने 5 में से 5 सही किए हैं, तभी आप समझिए कि आप चीजों को पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और नहीं अगर कर रहे हैं तो मेहनत करिए, रिवाइज करिए नोट्स को, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे इसके आगे के मामलों को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। कल भी हम लोग करेंगे 5-7 सवाल हम लोग डेली करेंगे, 5 से 10 के बीच में डेली हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, ताकि साथ साथ आपका क्वेश्चन भी होता रहे। और इस संडे तो आप लोगों को पता है, इस संडे को आपका 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार ग्रुप डी में, है ना, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, और जो मतलब बाकी के और एग्जाम्स में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके 200 सवाल कराएंगे। कहां पर? यूट्यूब पर, केजीएस रेलवे एग्जाम्स पर। 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार 6 घंटे 200 सवाल करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स, केमिकल रिएक्शन सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल है, वहां पर करवाएंगे। चलिए, नॉर्मली देखिए क्या होता है ना, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो ना, प्रेशर घटता है। प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मली, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है सामान्यतः, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, आगे के मुद्दों के साथ। वाष्पीकरण का मतलब है नवीन, कोई जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है ना, तो उसी को इवेपोरेशन या वेपराइजेशन या वाष्पीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड
हैव अ गुड डे, थैंक यू।